कास्टनर केल्नर सेल। कास्टिक सोडा इसके निर्माण की कास्टनर केल्नर विधि को अब हम अध्ययन करेंगे। और कास्टनर केल्नर विधि में एक आयताकार पात्र होता है और इस आयताकार पात्र में मुख्य रूप से 3 भाग रहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मुख्य रूप से 3 भाग इस आयताकार पात्र में, और यहाँ पर पारे की परत जो है सबसे नीचे उपस्थित रहती है, पारे की परत। और इसमें 2 बाहरी परतों पर NaCl, 2 बाहरी परतों पर NaCl भरा रहेगा। तो यहाँ पर NaCl ये बाहरी परत है, इसमें भी NaCl बाहरी भाग है और इसमें भी जो है NaCl। तो पारे की परत के ऊपर जो 2 बाहरी भाग हैं वहाँ पर NaCl भरा रहता है, और मध्य भाग में इस तरह से NaOH भरा रहता है। और NaOH जहाँ भरा है वहाँ पर लोहे का कैथोड लगा रहता है। तो इस तरह से लोहे का कैथोड यहाँ रहेगा, लोहे का कैथोड मध्य भाग में। तो लोहे का कैथोड मध्य भाग में उपस्थित है, और 2 बाहरी जो भाग हैं यहाँ पर ग्रेफाइट के एनोड उपस्थित रहेंगे, और ये बाह्य भाग जिसमें ग्रेफाइट का एनोड रहेगा। तो ग्रेफाइट का एनोड, तो जैसा कि कास्टनर केल्नर सेल पढ़ा जा रहा है और हमने बताया कि इसमें मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है आयताकार पात्र को, और 3 भागों में से जो बाहर के भाग हैं उन हिस्सों में NaCl विलयन भरा है, और मध्य का जो भाग है उसमें NaOH का विलयन भरा है, और मध्य के भाग में लोहे का कैथोड उपस्थित है, और बाहरी भागों में ग्रेफाइट का एनोड उपस्थित है। तो इन 3 भागों में अपघटन होगा। मुख्य रूप से NaCl विलयन का अपघटन होगा, और इसके साथ ही मध्य भाग में NaOH का विघटन होगा। तो उसी के हिसाब से रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन 2 भागों में बाहरी जो भाग हैं, बाहरी हिस्से हैं कास्टनर केल्नर के, दाएं एवं बाएं, ये दाहिना एवं बायां हिस्सा जो है, तो वहाँ पर किस तरह से NaCl का विघटन होगा उसका अध्ययन हम पहले करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के हिसाब से यदि हम पढ़ें तो कास्टनर केल्नर सेल की अभिक्रियाएं अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कास्टनर केल्नर सेल की अभिक्रियाएं, तो अभिक्रियाएं जो होंगी खासकर दाएं एवं बाएं भाग में जो अभिक्रियाएं होंगी, तो दाएं एवं बाएं भाग में जो NaCl है, इस तरह से दाएं एवं बाएं भाग में जो NaCl है वो विघटित होगा, और विघटित होकर Na+ बनाएगा और Cl-। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल एक आयताकार पात्र है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग, जैसा आप देख रहे हैं, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है।
और बाह्य भाग जो हैं ये यहाँ पर NaCl विलयन दाईं एवं बाईं ओर, और मध्य भाग जो है इसमें मुख्य रूप से NaOH का विलयन जो है भरा गया है, और अपघटन होगा NaCl का, और ग्रेफाइट के एनोड जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ग्रेफाइट के एनोड में जो है इस तरह से बाह्य भाग जो दाएं एवं बाएं बाह्य भाग हैं, यहाँ पर इस तरह से अभिक्रिया संपन्न होगी। NaCl का विघटन होगा। NaCl को हम 2 बार यदि लेते हैं तो इस तरह से प्रारंभ में 2 बार Na धनायन और 2 बार Cl ऋण आयन बनेगा, और 2 Na धनायन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और 2 Na इस तरह से बनता है। और ये जो बना हुआ Na है सोडियम परमाणु है, ये यक्ष अणु मरकरी या पारा से अभिक्रिया करेगा, और इस तरह से Hg या पारे के यक्ष अणु और सोडियम के 2 अणु ये बनाएगा। और ये क्रिया जैसा आप परिचित हैं ये कैथोड पर होगी। तो बाह्य भाग की जैसा इन जगहों पर ग्रेफाइट के नोट पर इस तरह से कैथोड पर ये अभिक्रिया जो है पूरी होगी। अब बारी है एनोड पर, बाह्य भाग में दाएं एवं बाह्य भाग पर एनोड में क्या अभिक्रिया होगी इसको हम अध्ययन करेंगे। तो एनोड में जो Cl के 2 ऋण परमाणु हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है त्यागेंगे, और ये जो है इस तरह से Cl बना, और इसको हम इस तरह से 2 Cl जो है ये Cl2 क्लोरीन गैस के रूप में एनोड पर प्राप्त होगा। तो ये है कास्टनर केल्नर सेल में इन जगहों पर दाएं एवं बाएं भाग पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। अभी हम मध्य में जो अभिक्रिया होगी लोहे के कैथोड पर उसको हम नहीं पढ़े हैं। अभी हम दाएं एवं बाएं भाग में NaCl का विघटन पढ़े हैं, अपघटन पढ़े हैं, और उसके कैथोड पर किस तरह से अभिक्रिया हुई, ये उसका आयनन विघटन, उसके कैथोड पर किस तरह से और उसके एनोड पर किस तरह से कास्टनर केल्नर में अभिक्रिया होगी, इसका अध्ययन हमने किया। अब हम आ जाते हैं इस भाग पर, मध्य भाग में, कास्टनर केल्नर के मध्य भाग में किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो दाहिने एवं बाएं भाग पर अभिक्रिया जो संपन्न हुई, उसके बाद अब बारी है मध्य भाग में। तो कास्टनर केल्नर के मध्य भाग में रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे पूर्ण होगी इसका अध्ययन हम करेंगे। तो NaOH इस मध्य भाग में आप देख रहे हैं NaOH का ही विघटन होगा, और आप परिचित हैं आप कि Na+ आयन बनेगा और OH- आयन। अब Na+ आयन जो बना है निश्चित ही कैथोड पर हम उसको प्राप्त करेंगे, और Na+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इस तरह से Na में परिवर्तित होगा। अब ये जो बना हुआ Na परमाणु है जल से अभिक्रिया कर लेगा और इस तरह से NaOH प्राप्त होगा और साथ ही हाइड्रोजन मुक्त होगी। NaOH प्राप्त होगा और हाइड्रोजन मुक्त होगी। तो ये है कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर मध्य भाग में किस तरह से अभिक्रिया पूर्ण हुई इसको हमने अभी अभी अध्ययन किया। अब हम दूसरे भाग को पढ़ेंगे, और पहला कैथोड पर, अब बारी है एनोड पर।
तो एनोड पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि OH जो बचा हुआ है, एनोड पर OH हाइड्रोक्सिल ऋण आयन ये आएगा और 2 OH 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से उत्सर्जित करके 2 OH हमको प्राप्त होंगे और इनको हम बने हुए Na2 बने हुए मरकरी का जो X भाग है HgX और इस तरह से Na2 ये हम जो प्राप्त किए थे तो HgX2 और HgX अणु जो बने थे और Na2 ये हम बने हुए हाइड्रोक्सिल के जो आयन हैं 2 OH आयन इनसे क्रिया होगी और 2 OH के अणु हमको बनेंगे और Hg जो है पृथक हो जाएंगे, मरकरी के X अणु पृथक होंगे। तो ये अभिक्रिया होगी एनोड पर। तो कुल मिलाकर अभी सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की जब बात आती है, कास्टनर केल्नर पर क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब उसकी बात होती है तो हमने उसको बांट कर पढ़ा कि जहाँ NaCl भरा है दाएं एवं बाएं भाग में, वहाँ पर क्रिया जो हुई उसको हमने पढ़ा और उसके बाद जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मध्य भाग में हमने रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होगी उसको पढ़ा। तो मध्य भाग में आपने देखा कि निश्चित ही NaOH यहाँ भरा है, मध्य भाग में आप देख रहे हैं क्या भरा है NaOH। तो मध्य भाग में NaOH भरा है तो NaOH किस तरह से अपघटित हुआ, आयनित हुआ और उसका किस तरह से कैथोड पर जो है NaOH में परिवर्तित हुआ और जो एनोड पर जो हाइड्रोक्सिल आयन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन मुक्त किया। या हाइड्रोक्सिल आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन मुक्त किया और फिर मरकरी जो है Hg जो है और सोडियम जो है ये हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया किए और पुनः हमको यहाँ पर देखिए कास्टिक सोडा मिला और मरकरी के जो X अणु हैं वो पृथक हुए। तो कुल मिलाकर ये है कास्टनर केल्नर सेल और कास्टनर केल्नर सेल में से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कास्टनर केल्नर सेल और इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को अभी हमने अध्ययन किया। आप सभी ने देखा कि कास्टनर केल्नर सेल के द्वारा हम किस तरह से कास्टिक सोडा को प्राप्त करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरह से कास्टनर केल्नर सेल में संपन्न होती है, इसका अध्ययन हमने किया। और कास्टिक सोडा प्राप्त करने की पहली विधि हमने पढ़ी, कास्टनर केल्नर सेल। अब हम दूसरी विधि, जैसा कि आपको पूर्व में हमने बताया कि साल्वे-ट्रॉप सेल। तो साल्वे-ट्रॉप सेल के द्वारा कास्टिक सोडा को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो साल्वे-ट्रॉप सेल की बनावट आप देखिए, इस तरह से निचले भाग में पारा भरा रहता है, इस तरह से पारा आप परिचित है, मरकरी। तो निचले भाग में ये जो पारा भरा है तो ये कैथोड का कार्य करेगा, पारे का कैथोड रहता है। तो पारे का कैथोड सबसे निचले भाग में उपस्थित रहेगा और जैसा कि पारा समय समय पर यहाँ से हम भेजेंगे तो ये पारा जो है यहाँ से भेजा जाएगा और ये पारा जब इधर मुक्त होगा, इधर प्राप्त होगा तो इस तरह से अमलगम बनाएगा। तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है पारा
सोडियम अमलगम इस रूप में यहाँ पर मुक्त होगा। तो सबसे साल्वेट रफ सेल में अभी आप सब देख रहे हो कि सबसे निचले भाग में पारा उपस्थित है। वही पारा किसका कार्य करेगा? कैथोड का कार्य करता है, और पारा को उस दिशा से हम प्रवाहित करते हैं और सोडियम अमलगम साल्वेट रफ सेल के इस भाग में प्राप्त होगा। अब एक और पदार्थ जिसको हम समय समय पर यहाँ भेजते हैं वो है ब्राइन। तो यहाँ पर ब्राइन विलियन भी आपको देखने मिलेगा। तो ब्राइन विलियन जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से ये भेजा जाएगा। तो ये हिस्सा जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से हमने भेजा ब्राइन अर्थात NaCl, और ये ब्राइन विलियन यहाँ पर उपस्थित रहता है। और अंत में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो व्यर्थ ब्राइन विलियन है वो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। तो व्यर्थ ब्राइन विलियन इस हिस्से में हमको प्राप्त होता है। अब कैथोड तो आप देख लिए कि पारे का बना है। अब एनोड जो है यहाँ पर ग्रेफाइट की सलाखें रहती हैं। तो ग्रेफाइट की सलाखें इस तरह से आप श्रेणी क्रम में पाओगे। ग्रेफाइट की एक सलाखें, दो, और यहाँ पर इस तरह से अन्य रहेंगी। और ये सभी ग्रेफाइट की जो सलाखें हैं और आपस में संयुक्त रहेंगी। तो ये है ग्रेफाइट, और इन ग्रेफाइट की सलाखों का क्या बना है? एनोड बना रहता है साल्वेट रफ सेल में। तो ये जो अध्ययन किया जा रहा है कास्टिक सोडा बनाने का, साल्वेट रफ सेल। तो साल्वेट रफ सेल की बनावट हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से सबसे निचले भाग में क्या भरा है? पारा। पारा किसका कार्य करेगा? कैथोड का कार्य करेगा, और पारे को इस दिशा से हम भेजते हैं। और सोडियम अमलगम साल्वेट रफ सेल के इस भाग में प्राप्त होता है। अब एनोड पर यहाँ क्लोरीन मुक्त होगी। तो इस तरह से आप यहाँ लिखोगे क्लोरीन जो है मुक्त होगी इस हिस्से में। और ग्रेफाइट के एनोड जो है श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो इसी भाग में हमको क्लोरीन जो है एनोड पर मुक्त होगी, और सोडियम जो है अमलगम के रूप में पारे के कैथोड पर प्राप्त होगा। तो ये है, और इसकी रासायनिक अभिक्रिया। और एक तीसरा सेल हम पढ़ेंगे, और तीसरा सेल जिसको हम नेल्सन सेल कहते हैं। तीसरा सेल जो या तीसरी विधि जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं कास्टिक सोडा को, वो है नेल्सन सेल। तो दूसरा पढ़ा गया साल्वेट रफ सेल और नेल्सन सेल। इन दोनों की रासायनिक अभिक्रियाएं एक समान होती हैं। तो अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। साल्वेट रफ सेल दूसरा था, और तीसरा नेल्सन सेल को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेल्सन सेल की बनावट पहले पढ़ लेते हैं। तो नेल्सन सेल को हम इस हिस्से में लिख रहे हैं। तो तीसरा है नेल्सन सेल। नेल्सन सेल जो है इस तरह से एक पात्र है नेल्सन सेल, और ये मुख्य रूप से जो है इस्पात का कैथोड इसको बीचों बीच लगा रहता है। इस तरह से जो है सरंध्र रहता है। सरंध्र का तात्पर्य है कि बीच बीच में छिद्रित रहता है। तो ये हो गया इस्पात का कैथोड। और इसके मध्य भाग में आप देखोगे बीचों बीच जो है यहाँ पर ग्रेफाइट का एनोड लगा रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया ग्रेफाइट का एनोड। तो नेल्सन सेल में आप देख रहे हो मध्य में क्या स्थित है? ग्रेफाइट का एनोड, और उसको घेरे हुए क्या है? इस्पात का कैथोड है।
तो इस्पात का सरंध्र जो पात्र है वो कैथोड का कार्य करता है। और इसमें से आप विलयन भेजोगे नमक का विलयन, तो नमक का विलयन जो है भेजने के लिए यहाँ से व्यवस्था होती है। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ से क्या भेजा जाएगा, नमक का विलयन, मतलब NaCl यहाँ भी प्रवाहित होगा। जैसा कि हम इस विधि में ब्राइन भेजे थे, तो इसमें नेल्सन सेल में क्या भेजा जाएगा, नमक का विलयन भेजा जाएगा। अब यहाँ से बनावट में यहाँ से हम भाप जो है नेल्सन सेल में देखेंगे, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है यहाँ पर हमको देखने मिलेगी। तो ये मुख्य रूप से बनावट है, चित्र है नेल्सन सेल का। तो अभी कास्टिक सोडा यानी OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की पहली विधि हम सब ने पढ़ा, वो थी कास्टनर-केल्नर सेल, और दूसरी विधि पढ़ी गई थोड़ा देर पहले, उसको साल्वेट्रॉप सेल कहते हैं। तीसरी विधि अभी अभी हम पढ़ रहे हैं, और उसको जो है तो एक बार पुनः हम आप सबको बताना चाहेंगे कि कास्टिक सोडा बनाने की पहली विधि हमने पढ़ी थी कास्टनर-केल्नर, दूसरी विधि हमने पढ़ी साल्वेट्रॉप सेल जिसकी बनावट आप देख रहे हैं, तीसरी विधि अभी अभी हमने आपको बताया वो है नेल्सन सेल। तो इन विधियों के बाद इन दोनों में रासायनिक क्रियाएं समान तरह की होती हैं, और तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो साल्वेट्रॉप सेल में और नेल्सन सेल में होती हैं, इन दोनों का हम अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में दोनों में NaCl प्रयुक्त होता है। इस NaCl का विद्युत अपघटन होगा, और विद्युत अपघटन से Na+ आयन और Cl- आयन बनेंगे। यदि इनको NaCl को दो भाग लेते हैं तो 2 Na+ आयन और 2 Cl- आयन बनेगा। अब कैथोड की ओर यदि हम देखें तो कैथोड पर आप पाओगे कि Na+ जो होता है कैथोड पर Na+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इस तरह से 2 Na प्राप्त होता है। सोडियम के 2 परमाणु प्राप्त हुए। अब ये सोडियम के जो प्राप्त परमाणु हैं आगे जल से क्रिया कर जाएंगे, और इस तरह से जल या H2O इससे क्रिया होगी और NaOH प्राप्त होगा, कास्टिक सोडा जो है हमको मिलेगा। तो ये कैथोड पर होगा। और कैथोड के साथ यदि हम एनोड की बात करें कि एनोड पर किस तरह से अभिक्रियाएं होंगी साल्वेट्रॉप सेल और नेल्सन सेल पर, तो एनोड पर जो है 2 Cl- 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से और 2 Cl प्राप्त होगा, और 2 Cl ये जो है Cl2 या क्लोरीन गैस के रूप में मिलेगा। तो ये कहाँ पर होगा, एनोड। तो साल्वेट्रॉप सेल जिसकी ये बनावट है, और आपने बनावट और विधि पढ़ा, नेल्सन सेल जिसकी ये बनावट है, विधि भी आपने अध्ययन किया। तो इन दोनों में रासायनिक क्रिया समान तरह की होती है, साल्वेट्रॉप सेल और नेल्सन सेल में। तो जब दोनों में रासायनिक क्रिया समान तरह की होती है और कैसे संपन्न होती है आपको ये बताया गया। तो कैथोड पर किस तरह से NaOH या कास्टिक सोडा प्राप्त हुआ जिसको हम बना रहे थे, और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इन जगहों पर आप देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस जो है ये देखिए। तो इस तरह से वो जो एनोड है उस भाग पर कौन प्राप्त होता है, क्लोरीन। और मुख्य पदार्थ जिसको हम बनाने की विधि पढ़ रहे थे वो है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा बनाने की 3 विधियां पढ़ी गई। पहली विधि कास्टनर-केल्नर, दूसरी विधि साल्वेट्रॉप सेल, और तीसरी विधि अभी अभी पढ़ी गई नेल्सन सेल।
तो कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बनाने की विधियों के बाद अब बारी है कास्टिक सोडा के गुण। तो कास्टिक सोडा, तो इस तरह से इसके गुण हम पढ़ेंगे कि भौतिक गुण कास्टिक सोडा के कौन कौन से हैं और रासायनिक गुण। तो कास्टिक सोडा या NaOH, तो इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं इसको अब पढ़ा जाएगा। तो अब बारी है भौतिक गुण कास्टिक सोडा के क्या होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि यह जो है श्वेत है, सफ़ेद रंग का है, श्वेत क्रिस्टली है, क्रिस्टली पदार्थ है। तो आप देख रहे हैं कास्टिक सोडा कैसा है, श्वेत है और क्रिस्टली पदार्थ है। यह अत्यंत आर्द्रताग्राही है, यह अत्यंत आर्द्रताग्राही है। आर्द्रताग्राही कहने का मतलब ये है नमी को सोख लेता है। आर्द्रताग्राही कहने का मतलब है नमी को अवशोषित कर लेता है कास्टिक सोडा। और आर्द्रताग्राही होने के साथ नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही ये नमी को अवशोषित करता है तो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है कास्टिक सोडा। और तीसरी बात इसमें यह है कि त्वचा, तीसरा भौतिक गुण इसका ये है कि त्वचा पर एक घाव कर देता है, त्वचा पर घाव कर देता है। और यही कारण रहा है कि इसको दाहक सोडा कहते हैं, त्वचा पर घाव कर देता है इसलिए इसका नाम है दाहक सोडा। तो इसीलिए इसको दाहक सोडा कहते हैं क्योंकि ये त्वचा पर क्या कर देता है, घाव कर देता है। तो ये भौतिक गुण हुए कास्टिक सोडा के। तो बनाने की विधियां हमने पढ़ा, बनाने की विधियों के बाद हमने अभी क्या पढ़ा, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण के बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। बनाने की विधियों को आप सबने पढ़ा। बनाने की विधियों के बाद अभी कास्टिक सोडा के क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण के बाद बारी है रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन कौन से रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया करेगा कास्टिक सोडा या NaOH, आप एक एक करके देखेंगे। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा मतलब टेम्परेचर यदि हम गर्म करें तो क्या होगा, जैसे 1300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक यदि हम गर्म करते हैं तो इतने ताप तक गर्म करते ही ये जो है विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें से सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब बनेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ये सब बनते हैं इस तरह से। तो विघटन हो जाएगा और क्या क्या बनेगा, सोडियम इधर 2 भाग बनेगा, इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अभी आप देख रहे हैं कि पहला रासायनिक गुण है ऊष्मा का प्रभाव। सोडियम हाइड्रोक्साइड पर ऊष्मा का किस तरह से प्रभाव होगा, तो हमने बताया कि 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो विभिन्न अणुओं में इस तरह से विघटित होगा। दूसरा रहेगा रासायनिक गुणों की जब बात है तो वायु से अभिक्रिया या वायु का प्रभाव। तो वायु से किस तरह से अभिक्रिया करता है, वायु का क्या प्रभाव होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, उसको हम पढ़ेंगे। तो वायु की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, आप सब जानते हो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और कार्बोनेट बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। अब आप लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो रहेगा, वायु की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर जाएगा
और सोडियम कार्बोनेट, जैसा कि आप कह चुके हो, ये बनाता है और इस तरह से आपको लिखना होगा। और आप देख रहे हो यहाँ पर जल अणु का बनना भी संभव है। तो कुल मिलाकर वायु की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और सोडियम कार्बोनेट बनाता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट। तो दो रासायनिक गुण आपको बताए गए कास्टिक सोडा के। अब रासायनिक गुण दो, जैसा कि आपने पढ़ा, उष्मा का प्रभाव और वायु से अभिक्रिया। अब बारी है अम्ल से किस तरह से अभिक्रिया होगी। तो तीसरा है अम्ल से अभिक्रिया। अब किसकी अभिक्रिया? कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनसे क्रिया करेगा और सोडियम क्लोराइड की तरह के जो यौगिक हैं वो बनाता है। तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इस तरह के यौगिक बनते हैं, सोडियम सल्फेट प्राप्त होते हैं। अब आप अभिक्रिया लिखोगे तो अभिक्रिया आप जान रहे हो कि इस पाठ में हम NaOH पढ़ रहे हैं। अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसकी अभिक्रिया होगी तो सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा और बचा क्या? H2O इस तरह से H2O, तो ये बन गया। अब इसी की तरह से आप फिर ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर सल्फ्यूरिक अम्ल यदि आप प्रयुक्त करते हो तो इस तरह से सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4। तो Na2SO4 बनेगा, इसको आपको दो बार लेना पड़ेगा और वही कारण है कि यहाँ जल के दो अणु भी बनेंगे। तो कुल मिलाकर अम्ल, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा अभिक्रिया करता है। और आगे बढ़ते हैं, चौथा रासायनिक गुण, उसकी बात हम करते हैं, धातुओं से अभिक्रिया। चौथा रासायनिक गुण हम क्या पढ़ रहे हैं? धातुओं से अभिक्रिया। अब धातु, जैसा कि आप धातु के तौर पर जिंक ले सकते हो, लेड ले सकते हो, इनसे क्रिया होती है। तो सोडियम जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट बनता है। ये मुख्य पदार्थ जैसा कि जो बनता है उसको बताया जा रहा है। तो इस बार आप क्या लोगे? जिंक लोगे। जिंक एक क्या है? धातु है। जिंक एक क्या है? धातु। जिंक, लेड भी ले सकते हैं, लेड भी क्या है? एक धातु है। और इस पाठ में जिसको हम पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही धातुओं पर कौन अभिक्रिया कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऊपर जो है सोडियम जिंकेट बनेगा जिसका सूत्र होगा Na2ZnO2 और साथ ही हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी इस तरह से। तो ये पदार्थ है सोडियम जिंकेट। क्या है? सोडियम जिंकेट। अब यदि लेड की बात करो तो इसको भी उसी तरह से हम लिख देंगे, जिंक की जगह लेड आ जाएगा, मतलब Na2PbO2 और क्या रहेगा? H2। तो बस पहले के जैसा हुआ, जैसे जिंक अभिक्रिया किया तो यहाँ पर जिंक उपस्थित था, अभी लेड अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पर कौन उपस्थित रहेगा? लेड या Pb उपस्थित रहेगा। तो ये है धातुओं से अभिक्रिया। ये चौथा रासायनिक गुण है कास्टिक सोडा का। और आगे बढ़ते हैं, चौथा रासायनिक गुण अभी आपने धातुओं से अभिक्रिया इसको पढ़ा। अब बारी है पांचवा रासायनिक गुण, और इस पांचवें रासायनिक गुण में अधातुओं से अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। अधातुओं से अभिक्रिया, कास्टिक सोडा किसी भी अधातु के साथ, अधातु पूर्व की कक्षा में आप परिचित हैं, तो उनसे किस तरह से अभिक्रिया करेगा
जैसे बोरान एक धातु है, उससे क्रिया करेगा तो सोडियम बोरेट बनेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि बोरान के साथ क्रिया होगी। तो बोरान एक धातु है, उसके साथ क्रिया से सोडियम बोरेट बनते हैं, सोडियम बोरेट बनते हैं। अब इसको आपको रासायनिक समीकरण के द्वारा भी बताना होगा। तो बोरान इस तरह से लिख दोगे और अभिक्रिया कराओगे। जो हम पढ़ रहे हैं कास्टिक सोडा या क्षार जो है NaOH, तो NaOH के साथ जब क्रिया होगी तो Na3BO3 सोडियम बोरेट जिसका आपने लिख दिया है ये वाला, तो Na3BO3 ये बनेगा। और इसके यदि हम इस तरह से 2 अणु इसके बनाते हैं सोडियम बोरेट के, तो इसके हमको 6 अणु लेना होगा और 3 अणु यहाँ पर हाइड्रोजन जो है प्राप्त होगा। तो बोरान की अभिक्रिया के साथ सोडियम बोरेट बनेगा। ये एक अधातु बोरान, उसके साथ अभिक्रिया। बा में यदि हम पढ़ते हैं फास्फोरस भी एक धातु है, उससे किस तरह से अभिक्रिया होगी। तो फास्फोरस के साथ अभिक्रिया होगी और कास्टिक क्षार की और कास्टिक सोडा की। तो इसमें से जो है फास्फोरस में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनते हैं और इस तरह से अभिक्रिया होगी। फास्फोरस जिसका अणुसूत्र P4 है, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है P4, ये क्रिया करेगा किससे, अभी अभी हम जो पढ़ रहे हैं NaOH से अभिक्रिया करेगा। और इसके साथ जल के अणु भी हमको लेना होगा, जल के अणु भी हमको लेना होगा। तो इस तरह NaH2PO2 बनेगा, NaH2PO2 बनेगा। तो और साथ में फास्फिन भी बनता है। फास्फिन मतलब क्या होगा, PH3 बनेगा। और यदि हम इसको संतुलित करते हैं तो संतुलित करने पर 3 अणु लेंगे, तो यहाँ भी हमको 3 अणु लेना पड़ेगा। इसको भी, जल को भी हमको 3 अणु लेना पड़ेगा। और ये जो प्राप्त हुआ है इसको क्या कहते हैं, फास्फिन। तो फास्फोरस की क्रिया के साथ फास्फिन प्राप्त होता है। फास्फिन एक गैस है, तो ये प्राप्त होता है, ये बहुमूल्य पदार्थ है, तो फास्फिन बनता है। फास्फोरस पर जब क्षार की अभिक्रिया होती है, कास्टिक सोडा NaOH, इसकी अभिक्रिया होती है। अब ये तीसरे तरह की धातु यदि हम उसकी बात करें, जैसे हैलोजन है, तो हैलोजन भी ये क्लोरीन ब्रोमीन, ये भी एक धातु है। ये किस तरह से क्रिया करेंगे, तो जैसे क्षार ले लेते हैं NaOH, हैलोजन ले लेते हैं जैसे क्लोरीन जो है, तो इसमें विभिन्न पदार्थ बनेंगे। NaCl बनेगा, NaClO बनेगा और इसके साथ जो है जल की मात्रा भी विघटित होगी, NaCl NaClO, और इसके साथ जल की मात्रा भी विघटित होती है। तो हैलोजन से क्रिया होती है और सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और जल बनते हैं। ठीक है, तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया, हैलोजन। इसमें यहाँ पर 2 अणु आप अवश्य लेंगे और 2 ही अणु आपको NaCl जो है, NaCl NaClO, ये दोनों मिलेंगे। तो 2 सोडियम इधर है, 2 उधर दिख रहे हैं और इस तरह से आप संतुलित करना अवश्य पूरा करेंगे। संतुलित करने का काम जो है अवश्य जो है पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये है हैलोजन से अभिक्रिया। तो तीसरे तरह के अधातु पदार्थ है, धातुओं में बोरान के साथ, फास्फोरस के साथ, हैलोजन के साथ, सभी के साथ हमने अभिक्रिया को पढ़ा। अब मान लो इसके बाद एक और बच जाता है दा। अब इसको हम आयोडीन को भी हम ले सकते हैं, आयोडीन के साथ भी ऐसा ही होगा। तो आपको क्या लेना है इस बार, NaOH, और आयोडीन मतलब I2, आयोडीन मतलब क्या हुआ I2 यदि आप लेते हो तो I बन जाएगा, I और HOI बनता है। ठीक है,
तो इसको क्रम से ऐसा भी लिख सकते हैं HiO। तो कुल मिलाकर के आयोडीन के साथ भी अब क्रिया होगी और ये जो पदार्थ बना है इसको हाइपो आयोडस अम्ल कहते हैं, हाइपो आयोडस अम्ल। तो कुल मिलाकर आपने पढ़ा कि अधातुओं के साथ कास्टिक सोडा अभिक्रिया करता है और अधातुओं में बोरान, फास्फोरस, हेलोजन और आयोडीन और भिन्न भिन्न पदार्थ जो है बनाता है। तो अब अधातुओं के बाद बारी है कि विभिन्न तरह के अधातुओं से क्या क्रिया हुई। अब धातु ऑक्साइड भी अभिक्रिया करेंगे। कास्टिक सोडा के छठवां जो रासायनिक गुण है, 5 रासायनिक गुणों में से 5वां पढ़ा गया अधातुओं से अभिक्रिया। अब बारी है छठवां। तो छठवां जो है इसमें हम पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड से कैसे अभिक्रिया करता है। तो धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब धातु ऑक्साइड जैसे जिंक धातु है, आपने पढ़ा ना, तो जिंक ऑक्साइड जो है धातु ऑक्साइड होगा। जिंक ऑक्साइड एक क्या होगा, धातु ऑक्साइड। और ये इसको यदि हम क्षार से अभिक्रिया करें, क्षार मतलब NaOH, इससे यदि हम अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। और जल अणु बनता है, जल अणु मतलब H2O। तो यहाँ पर 2 लेंगे तो धातु से अभिक्रिया द्वारा जैसे सोडियम जिंकेट ये बनता है। जिंक धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया के द्वारा क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। तो छठवां जो रासायनिक गुण है धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, जैसे जिंक ऑक्साइड एक क्या है, धातु ऑक्साइड। अब एक बार फिर हम आगे बढ़ जाते हैं कि धात्विक लवण भी अभिक्रिया करते हैं। धात्विक लवण, तो धात्विक लवण से किस तरह से अभिक्रिया होगी इसको हम जानेंगे। तो धात्विक लवण में जैसे कॉपर सल्फेट एक धातु का लवण है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट। अब इसमें यदि हम क्षार ले लें, NaOH कास्टिक सोडा को यदि हम ले लेते हैं तो आप सब देखोगे कि CuOH2 बनेगा। 2 बार लेना पड़ेगा और CuOH2 बनेगा। और इसके साथ और पदार्थ है, बचेगा क्या बताइए, तो Na2SO4, तो Na2SO4 बनेगा। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम सल्फेट प्राप्त होते हैं, सोडियम सल्फेट बनते हैं। तो ये है कि धातु लवण जैसे कॉपर सल्फेट एक क्या है, धातु लवण। तो धातु लवण से किस तरह से अभिक्रिया होगी कास्टिक सोडा की, ये है 7वां रासायनिक गुण। और भी रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे अमोनियम लवण से भी अभिक्रिया होती है, अमोनियम लवण। तो अमोनियम लवण से क्रिया, इसको अब पढ़ा जा रहा है। अमोनियम लवण से अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, क्षार की, NaOH की। तो अमोनियम लवण जैसे अमोनियम क्लोराइड, ये एक अमोनियम लवण हुआ। क्षार मतलब इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं NaOH। तो इससे जब अभिक्रिया होगी तो 2 पदार्थ NaCl, अमोनिया, ये तो बनेगा ही, और जल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनिया प्राप्त होती है। जब भी अमोनियम लवण से क्रिया होगी तो अमोनिया गैस जो है प्राप्त होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड से भी अभिक्रिया होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब ये हुआ CO,
प्लस NaOH, तो इनकी क्रिया से HCOO बनता है, HCOO बनता है। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया। तो कास्टिक सोडा के हम 3-4 भौतिक गुणों को पढ़े और लगभग 9-10 की संख्या में हमने रासायनिक गुणों का अध्ययन किया। तो आगे की कक्षाओं में हम और भी इसके आगे क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु का पाठ हम अध्ययन करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम लोग नेल्सन सेल को पढ़े थे, तो नेल्सन सेल का जो समीकरण था उसके बारे में कुछ सुधार करते हुए हम जानेंगे कि इस तरह से NaCl का टूटना हुआ था, 2 Na धनायन 2 Cl ऋणायन बने थे और 2 Na धनायन जो होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह ग्रहण करके और ये सोडियम बनेगा। अब जो सोडियम होता है वो इस तरह से जल अणु से क्रिया कर जाता है, आपने देखा था, और ये सब इतना आपने लिखा था, और जल के अणु यहाँ 2 बार आपने लिखा था। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है छूट गया था लिखना, तो इसको आप सुधार करेंगे। और ये कैथोड पर क्रिया है, इसको आप पढ़ चुके हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पर जो निकलती है उसको नहीं लिख पाए थे। तो इस तरह से सुधार करते हुए आप इसका अध्ययन करेंगे, और इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर क्लोरीन से जो जुड़े हैं वो बाहर मुक्त होंगे, और 2 Cl और इस तरह से 2 Cl जो है Cl2 में एनोड 2 बार का Cl आप अलग अलग भी उल्लेख करते हुए जैसा कि पूर्व में किया था आपने, और यहाँ Cl2 जो है एनोड पर प्राप्त होती है, ऐसा आपने देखा था। तो नेल्सन सेल का जो समीकरण था पूर्व की तरह है, यहाँ पर हाइड्रोजन का उल्लेख आपको करना है, ये छूट गया था, तो इसको इस तरह से सुधार करते हुए आपको अध्ययन करना है।